औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स को सबसे पहले देख लेते हैं जी। बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? बायोफिज़िक्स इज़ अ ब्रिज बिटवीन बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। बायोलॉजी और फिज़िक्स दो चीज़ें मिलकर एक बायोफिज़िक्स बनाती हैं। ये एक ब्रिज है जो दोनों चीज़ों को मिलाता है और इससे बन जाता है बायोफिज़िक्स। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जब पानी में डिज़ोल्व इनको करते हैं, ब्रेक इनटू आयंस एंड पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ये आयंस में मतलब छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से गुजर जाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो किसी हद तक गुजरने की इजाज़त दे सकती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस हैं कौन से? ये हैं क्या? ये है NaCl सोडियम क्लोराइड एंड KCl जो है पोटाशियम क्लोराइड। ये है इलेक्ट्रोलाइट्स। और आगे हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइट्स। दीज आर सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस, ये आयंस में इनका ब्रेकडाउन नहीं होती, ये टूटते नहीं हैं। एंड दस मे नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कभी ऐसा होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजरते। क्योंकि ये छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं हैं तो ये लाजमी नहीं है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाएं। क्योंकि जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, जिसकी वजह से ये कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं और कभी नहीं भी गुजर सकते। तो ये क्रिस्टलाइज था। क्रिस्टलाइड्स की जो एग्जांपल है वो है यूरिया। यूरिया अक्सर हमारे इसमें यूज़ होती है, एग्रीकल्चर्स में भी यूज़ होती है। तो जो यूरिया है ये फॉर्म कौन सी है? ये क्रिस्टलाइड्स फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। और उससे आगे हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स। कोलॉइड्स और ग्लू लाइक सब्सटेंसेस। ग्लू लाइक सब्सटेंस, ग्लू जैसे गम होती है वैसे सब्सटेंस होते हैं थिक से, इनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत छोटे सब्सटेंसेस नहीं होते। विच डू नॉट डिफ्यूज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बिल्कुल नहीं गुजर सकते। पार्शियल या टोटल अलग बात है, ये बिल्कुल गुजरते ही नहीं हैं। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं प्रोटीन, स्टार्च एंड गम्स। प्रोटीन, स्टार्च और गम्स जो हैं वो इन्हीं की एग्जांपल्स हैं। सेपरेशंस ऑफ कोलॉइडल आर्टिकल्स कैन बी डन बाय फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो मेथड्स, ये जो चीज़ें आ जाती हैं नीचे, इनसे हम कोलॉइडल पार्टिकल्स की सेपरेशन कर लेते हैं। एजिंग, इफ अ colloidal solution is allowed to stand undisturbed for some time, the colloidal particles settle down at the bottom in the solution। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स को कुछ टाइम के लिए एक ही जगह पे छोड़ दिया जाए हिलाए बगैर, तो ये कुछ पार्टिकल्स नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, तो उनके ज़रिए हम इनको अलग कर सकते हैं। आगे आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। Electrophoresis, if an electric current is passed through the colloidal solution, the charge colloids जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ आगे आ जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ colloidal particles by subjecting them to a force of several hundred or even thousand of gravity in a special apparatus called ultracentrifuge। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोलाइड्स को अलग कर सकते हैं। इसमें हम इनको थाउजेंड्स और हंड्रेड्स की ग्रेविटी के ज़रिए एक फोर्स देते हैं जिससे ये अलग हो जाते हैं। आगे आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। एक ख़ास प्रेशर के ज़रिए हम इसको फिल्टर करते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन हो जाती है। डायलिसिस, इट इज़ द प्रोसेस बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस एंड इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड ब्लड्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है, जो बेस करता है ऑस्मोसिस पे। ये एंजाइम्स और ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ऑस्मोसिस एक अलग टॉपिक है, ऑस्मोसिस एक अलग टर्म है जिसको आगे हम जाके देखते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन passes towards the concentrated solution through semi-permeable membrane which is permeable to the solvent only but not to solute। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट के लिए तो परमिएबल है लेकिन सोल्यूट के लिए नहीं है। तो सॉल्वेंट जो होता है, सोल्यूट में से जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाता है जबकि सोल्यूट्स को नहीं गुजर सकते। तो ये है प्रोसेस। आगे इसी में आ जाता है जी ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय सोल्यूट ऑन सॉल्वेंट।
ये ऐसा प्रेशर है जो कि सोल्यूट सॉल्वेंट पे एक्सर्ट कर रहा होता है, जैसे कि सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास वाटर है। दिस प्रेशर अलाउज ओनली सॉल्वेंट H2O। ये जो प्रेशर होता है ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है ताकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाए, ठीक है, टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो है ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है, ये प्रेशर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ताकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाए। Thus, a solution with higher solute concentration pulls or suck water। जो ज़्यादा जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होता है वो वाटर को पुल या सक कर लेता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसे सक कर लेता है। दिस प्रेशर इक्वलाइज द कंसंट्रेशन एंड मेंटेन द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरह सोल्यूट जिधर ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच लेता है, तो दोनों तरफ सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार जो है ना वो बराबर हो जाती है, दोनों में एक सेमी पर एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। Osmotic pressure is measured by the pressure which, when applied externally, stop further osmosis through semi-permeable membrane। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर ऐसे करते हैं कि जब एक हम प्रेशर को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो वो फर्दर ऑस्मोसिस से रोक देता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये किस लेवल का और कितना प्रेशर इस पे हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और उससे आगे आ जाते हैं, आगे हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर पे इफेक्ट कर रही हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन to the concentration, number not the size of the solute particles in the solution। जो osmotic pressure है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन की। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो osmotic pressure भी बढ़ता जाता है, कंसंट्रेशन कम होती है तो osmotic pressure भी कम होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन। बिल्कुल टेम्परेचर भी ऐसे ही है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑस्मोटिक जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज हमने ये पढ़ा है जी, बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक था बायोफिज़िक्स। अगर आपको इसमें से नॉलेज मिलता है या हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।